और पैसे का घमंड है तो अपने पास रखें। पब्लिक देख चुकी है, छपरा की जनता तो देख, इसके अंतर्गत भी आता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक जनप्रतिनिधि, कहीं ना कहीं सबका रोल है। मेयर का भी रोल उतना ही है जितना वार्ड कमिश्नर का रोल है, विधायक जी का भी उतना ही रोल है जितना सांसद जी का रोल है। तो किसी एक को यहाँ पे ब्लेम करना सबसे बड़ा चीज बना हुआ था। कभी बहुत पुराने जमाने से हमारा खंडवा नाला, मतलब कि वो तो कुबेर का खजाना बन गया किसी के लिए। खोदते जाओ जो निकालते जाओ, कचरा निकल रहा, वहां से पैसे निकल रहे हैं। अब एक कूड़ा उठाने में अब टीम लीडर, मैनेजर, उसके ऊपर के लिए सीएफओ, सीए और ये सब चीजों की क्या जरूरत है भाई। देखा गया विधायक का चुनाव हो तो, मेयर का चुनाव हो तो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो तो, यहाँ पे वैश्य से ज्यादा लोग जीत के आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप देख रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 एफएम। सुने अपने दिल की आवाज़ का सोशल मीडिया पेज। साथ ही साथ आप इस एपिसोड को छपरा पोस्ट पर भी देख रहे हैं। स्वागत है आपका कम्युनिटी पॉडकास्ट में। और आपको पता ही है कि हम इस प्रोग्राम में अलग अलग अतिथियों के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज के अतिथि एक बार पहले भी हमारे इस रेडियो मयूर के स्टूडियो में आ चुके थे और आज एक बार फिर से आए हैं, लेकिन समय का फेर है। उस समय वो किसी एक्सपर्ट के रूप में आए थे और आज एक युवा राजनेता के रूप में आए हैं, आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। और कह सकते हैं कि वो हम सब के घर के हैं और कह सकते हैं कि हम सब के बीच के हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हैं सीए अमित कुमार जी, जो हमारे शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और एक कह सकते हैं प्रोफेशन से सीए हैं। काफ़ी युवा, डायनामिक सोच और अच्छे विजन के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो आपको एक बार फिर से देख के रेडियो मयूर के स्टूडियो में, मुझे याद है जब हम लोग आपके साथ पहली बार बातें कर रहे थे तो वो हम लोगों ने जीएसटी के ऊपर बातें, उस समय नया नया जीएसटी आया था। हाँ। उस समय की बात है, उस समय हम लोग बैठे थे, जीएसटी पे अपनी बेबाक बातें बताई थी, लोगों को समझाया भी था जीएसटी क्या है, कैसे आगे कैसे करना है। नया नया था, बहुत सारी चीजें आई थी और उस समय उस एपिसोड को सुन के काफ़ी सारे लोग मतलब लोगों को बहुत पसंद अच्छा आया लगा था, था। अच्छा लगा था। तो उस समय और आज जब आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छी फीलिंग हो रही है और लगातार हम आपके पॉडकास्ट को देखते हैं, आपके रेडियो मयूर को देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। और आपका भी विजनरी जो है पसंद आता है हमें भी। पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे आपके साथ और आज की जो बातें करेंगे, इसमें काफ़ी अंतर आएगा। क्योंकि अब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनेता के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं जिसमें काफ़ी लोगों की मदद आप कर रहे हैं। आपका विज़न लोग जानना चाहते हैं। कई बार लोगों ने कहा कि भाई सीए अमित कुमार जी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत की जाए। तो हम लोगों ने कहा चलिए हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि आप इसी मोहल्ले के हैं, इसी घर के हैं, इसी प्रांगण के हैं, पूरा छपरा आपका है। तो एक जो लोग आपको नए जुड़े हैं, जो लोग आपसे मतलब नए-नए जुड़े हैं, जो आपको जानना चाहेंगे, तो उनके लिए एक छोटा-सा परिचय आप बता दें। देखिए, मैं सीए अमित कुमार, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। रहा बात राजनेता की, सामाजिक कार्यकर्ता की, तो सामाजिक कार्यकर्ता तो हम लोग बहुत पहले से थे। जब भी अपना यहाँ पे प्रोफेशन में आए, कुछ पैसा कमाना शुरू किए, और जब नहीं भी कमा रहे थे तो जो भी अपने होता था तन मन से वो करते थे। धन से तब से करना शुरू किया जब से कुछ अर्निंग आना शुरू हुआ। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी दिनों से काम करते थे। जब भी किसी के साथ विकट परिस्थिति होती थी, हम लोग खड़े होते थे, पूरा परिवार हमारा खड़ा होता था। अब तो अच्छी तरीके से वाकिफ भी इन चीज़ों से। और रही बात, जब मैंने राजनीति ज्वाइन किया तो बहुत सोच विचार करने के बाद मैं राजनीति में आया, क्योंकि बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ का होना भी ज़रूरी है। मैं बात करूँ, पावर का होना ज़रूरत है। आपके पास बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मैंने अपने प्रोफेसर में जितना बढ़िया कर सकना था मैंने किया और कर भी रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, कमियाँ दिखती है अपने शहर में, समाज में, जिसको सुधार करने के लिए उससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो पावर दो जगह से आ सकती है, एक पॉलिटिक्स से, एक ब्यूरोक्रेसी से। तो ब्यूरोक्रेसी तब तो होगी नहीं, उम्र का भी फैक्टर है। और जो हमारी जो क्षेत्र था पढ़ाई का, वो तो हमने अपने फील्ड में कर ही लिया था।
और रहा उसके बाद तो अब राजनेता बन के ही एक पावर आप ला सकते हैं जिससे समाज बदला जा सकता है। समाज बदला क्या जा सकता है, समाज को सुधारा जा सकता है, सामाजिक चीज़ों को सुधारा जा सकता है, हमारा जो शहर है उसके बारे में सोचा जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। शुरू से जैसे हम लोग आपकी यात्रा को तो हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं। पर्सनली मैं आपको पर्सनली बहुत पहले से जान रहा हूँ। हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो आप छोटी-छोटी चीज़ों में मोहल्ले में काफ़ी सारे लोगों को लीड किया करते थे। कुछ भी होता था भई आप आगे रहते थे हमेशा। तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी जो आप आपकी दिखती थी वो आज आपके प्रोफ़ेशन और आपके सामाजिक कामों में भी दिख रहा है। आपने बताया कि ब्यूरोक्रेसी और राजनेता इन सब चीज़ों की जो बातें की, अक्सर लोग पैसे के साथ-साथ एक समय आता है जब उन्हें लगता है कि नहीं अब मुझे पावर की ज़रूरत है। वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में? देखिए, कुछ लोग काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं और दिखावे के साथ करते हैं। अब तो बहुत समय से जुड़े हम लोग के साथ। कोविड का पीरियड भी आया था तो आप लोग आपसे के साथ भी हम लोगों ने काम किया था। हम लोग किसी की हेल्प करते तो दिखाते नहीं थे। अगले को पता भी नहीं चलता था कि जब उसके घर पे राशन की कमी होती तो राशन भी पहुंच जाता था, उसे पता भी नहीं चलता था कि कौन दिया किसने दिया, क्योंकि वो हमारे सामने हो सकता है कि हम के हमारे लेने से सहज फील ना करे। बहुत लोग थे 2 किलो चूरा बांट के भी बहुत लाइमलाइट ले लेते थे, तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं थी, चीज़ें अलग थी। और हम लोगों ने एक अच्छे सोच के साथ जब भी काम किया और कर भी रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपने कहा कि समाज सेवा करके उसे शोकेस करना, लोगों को दिखाना, इसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा योगदान रहा है। अक्सर चीज़ें होती हैं लेकिन उसे दिखाया कुछ और जाता है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया एक कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है? देखिए, आज के ज़माने में जो कभी प्रिंट मीडिया हुआ करता था, बहुत सारे रेडियो हुआ करते थे, टीवी हुआ करते थे, आज के डेट में माध्यम बदल गया है, टेक्नोलॉजी आने के कारण माध्यम बदला है। और आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने आप पे रूप ले चुका है। तो कुछ भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, सोशल मीडिया आपको सामने ला के रख देता है, आपकी पहुंच को बढ़ा देता है। लोगों के अंदर जानकारियाँ जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक आप सोशल मीडिया के अनुसार पहुँचा सकते हैं। चीज़ें तो बदली है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यहाँ योगदान रहा है। और सोशल मीडिया अच्छी भी है, बुरी भी है, मगर उसका उपयोग अच्छी चीज़ों में करना चाहिए। सॉरी, दिखावा भी बहुत हो रहा है सोशल मीडिया पे, करते कुछ और दिखाते कुछ हैं। मगर यहाँ के लोग शिक्षित हैं, शहर के लोग शिक्षित हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, समझ भी जाते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पॉलिटिशियन, मैं सब मैक्सिमम पॉलिटिशियन मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया का यूज सबसे ज़्यादा वो लोग न्योता हकारी का पोस्ट डालने में कर रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हो भाई, आप विकास के कार्यों को डालो ना वहाँ पे। आप न्योता हकारी में जा रहे हो, न्योता कर रहे हो, दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये जिसके यहाँ जा रहे हो उसको डालने दो ना। हमारे यहाँ ये गेस्ट आए हैं, सब मिलित हुए, परिवार के सुख दुख में खड़े रहे हैं, उनको पोस्ट डालने दो ना। हम चारों तरफ जा रहे हैं और दिन भर भी 20 फोटो डाले जा रहे हैं, हमें तो इरिटेट फील होता है। और मैं बहुत प्रयास करता हूँ, एक राजनेता होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कम से कम ऐसे पोस्ट डालूं। पोस्ट ऐसे डालो जिससे शहर का भला हो, हमारी कोई चीज या कोई दिक्कत है उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, जिससे समाज पे असर पड़ सके। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया का यूज सही तरीके से सही चीजों में करना चाहिए। एक और चीज़ हम लोग के मन में अक्सर आता है कि जब भी कोई मान लीजिए कि मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पैसे हो जाते हैं और मैं उसके बाद सोशल मीडिया पे खुद को समाज सेवी लिखने लगता हूँ और समाज में उनका पीछे का जो भी काम कुछ दिखता नहीं है, तो समाज सेवी लिखने का उसके पीछे का कारक क्या होना चाहिए, प्लस आप कैसे अपने आप को समाज सेवी कह सकते हैं, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। होता कुछ है और दिखाता लोग कुछ और है, मगर चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप को धोखा दे रहा है वो आदमी। आप फोकसबाजी करके अच्छी चीज़ों को बहुत बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको बहुत बड़ा दिखा कर बहुत कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप बहुत बड़ी चीज़ें कर करके आपने मान लो आपने टिकट ले लिया, किसी पार्टी का चुनाव आता है, यही मोटिव रहता है कि राजनेता बने तो टिकट मिले, चुनाव लड़े, जीत भी जाए। चुनाव के लिए टिकट भी आंख में धूल झोंक के आपने ले लिया, और वास्तविकता तो यह है कि पब्लिक आपके साथ नहीं है। तो सोशल मीडिया तो वोट देने नहीं जाएगी, वोट देने तो जाएंगे आमजन। तो वहाँ तो कुछ नहीं बोलते हैं कि एक ही सोसाइटी में रहना, एक ही समाज में रहना, क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, क्या कमेंट करिए, सब चीज़ें मैं देखता हूँ चीज़ों को। पर पता तब चलता है कि चुनाव लड़ने जाते हैं और 1000 वोट के अंदर सिमट जाते हैं। तो धोखा किसको हुआ? अपने आप को तो धोखा दे गए ना। तो अपनी वास्तविकता हमें पता नहीं है, हम कितने गहरे पानी में खड़े हैं हमें खुद पता नहीं है, और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कहाँ तक जाए? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल। और आपने कहा कि पार्टी टिकट दे देती है, तो पार्टी
कि टिकट देने के पीछे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। पैसा होता है या फिर उनका बैकग्राउंड होता है या फिर सोशल मीडिया का पोस्ट वगैरह होता देखिए बॉस, अभी तक मेरा इसका एक्सपीरियंस रहा नहीं है। हाँ, सच कहे तो ये एक्सपीरियंस क्योंकि अभी मेरा रहा नहीं है। और इसके पीछे मैं वास्तविकता क्या बताऊं, कौन बैग लेके जा रहा है, कौन अपनी उपलब्धि लेके जा रहा है, वो तो वहाँ पे सेटल होता होगा। जब एक्सपीरियंस ऐसा होगा तो हम जरूर आपसे शेयर करना चाहेंगे पब्लिक के कि बीच पर्दे में। के पीछे क्या होता है। अभी पर्दे के पीछे कभी हम बैठे नहीं है तो उसके बारे में क्या बोले। मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि अब वो ज़माना नहीं है। वो एक ज़माने की बात थी, एक समय की बात था कि कुछ भी करके कैसे लाओ, जैसे भी या जाति समीकरण दिखा के ले लो। अब जनता बहुत अवेयर हो चुकी है, वोटर काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। वोटर उसको ही वोट देने जाएंगे जो सबसे बढ़िया कैडर होगा, कैंडिडेट होगा। पार्टियां भी उसको ही टिकट देने जा रही है जो सबसे एलिजिबल होगा, जिसकी पब्लिक में पकड़ होगी, जो सुलझा इंसान होगा, जिसके पीछे कोई दाग धब्बा नहीं लगा होगा, जो सबसे इंटेलेक्चुअल होगा, क्योंकि पब्लिक अब उसे ही पसंद कर रही है। और एक ज़माना गया, रहा बात जातीय समीकरण। जातीय समीकरण तो है पर एक लेवल तक है। आज के युवा, आज के जो मिड एज के लोग हैं, हमारे एज के लोग हैं, वो काफ़ी समझदार हैं। टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने उनको बहुत समझदार, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे जो होती है अब सामने दिखाई देती हैं। तो अब पहले वाला परिदृश्य है नहीं। और अच्छा से अच्छा कैंडिडेट ही जीत के जाएगा, चाहे पार्टी जो हो, कैंडिडेट जो हो, जो अच्छा होगा वो जाएगा। पब्लिक अब बहुतों को देख चुकी है, जातीय समीकरण के पीछे भी भाग के देख चुकी है। अंततः पाँव में कीचड़ जनता की ही लगते हैं रोड पे, तो समझ चुकी है कि कीचड़ लगाना है या बढ़िया कैंडिडेट लेके आना है। बिल्कुल। आपने एलिजिबिलिटी की बात की, योग्यता की बात की। जब भी हम लोग योग्यता की बातें करते हैं तो कुछ लोग अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना पसंद करते हैं। हमारे कुछ दर्शक श्रोता आपके कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड, यहाँ तक का सफ़र थोड़ा सा एकेडमिकली उन्हें ये बता दें ताकि लोगों को यकीन हो जाए आपकी एजुकेशनल योग्यता के बारे में। देखिए, मेरी एजुकेशनल योग्यता तो जैसे आपने पहले ही बता दी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सफ़र बहुत आसान नहीं था मेरे लिए। जैसे जिस बैकग्राउंड से, जिस एरिया से, जिस क्षेत्र से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आप भी वहाँ से काफ़ी वाकिफ़ हैं। और जहाँ तक लगता है मेरी भी स्कूलिंग और आपकी भी स्कूलिंग सेम स्कूल से हुई है। और हमारे तो चीज़ें वैसी हमारे लिए आसान नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे अब सीए वाली जो बात होती है, उस लेवल पे बैठने के बहुत इंडिया के टॉप मोस्ट जो स्कूल के बच्चे वहाँ कंपटीशन में बैठे होते हैं। तो वहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। और स्कूलिंग हम लोग हिंदी मीडियम से जाते हैं, कॉलेज, हाई स्कूल जो भी रहा हम लोग का, वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए था, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बाकियों की अपेक्षा में। और बहुत स्ट्रगल वाला हमारा ये रहा लाइफ। और गार्जियन का सपोर्ट रहा, उन्होंने हिम्मत दिया, हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। एक बार मैट्रिक भी फेल कर गए थे हम। एक अध्याय भी है कि इंडिया का पहला शायद मैं सीए हूँ जो मैट्रिक फेल करने के बाद भी सीए बना था। क्योंकि बहुत सारा हिम्मत टूट जाता है मैट्रिक फेल होने के बाद, लोग पढ़ाई शायद छोड़ देते होंगे। सही बात है। और छोटी मोटी नौकरियां भी ज़्यादा अगर उसके आगे भी बढ़ गए तो उतना बड़ा शायद सोच नहीं रखते होंगे कि दुनिया का सबसे टफेस्ट कोर्स भी पास कर लें। तो हम लोग पत्थर घिस घिस के आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। मेहनत पे भरोसा रखा अपना। ये और ऐसा बहुत नहीं है, हाँ, और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार में सीए बन गए, हमें भी बिल्कुल। कई अटेम्प्ट देने पड़े। हाँ। तो जब भी नहीं, हमें याद है जब भी होता था ना, रिजल्ट्स की बात होती थी, अच्छा अमित भैया का क्या हुआ रिजल्ट, हाँ, तो ये लोग हम- ऐसे मोहल्ले में हाँ, चर्चा मोहल्ले में होती चर्चा थी। होती थी। तो हमें लगता था बहुत कि उम्मीदें थी उस हाँ, समय लोगों की हमारे से, क्योंकि उम्मीदें मोहल्ले थी। से मैं पहला हाँ, लड़का था कि जो सीए करने गया था। मोहल्ले के लिए भी, समाज के लिए भी एक प्राउड का विषय हम रहते थे कि लड़का कुछ बड़ा करने गया है। उम्मीदें थी। और प्रेशर कितना होता है जब आप लोग बाहर थे और यहाँ का उम्मीद पूरा करने का जो प्रेशर होता था। बहुत वो चीज़ें हम बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फेल होने के बाद कितना दुख होता है, क्योंकि आप 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ते हो। और देखिए, एक चीज़ सीए का है कि जो पढ़ाई होता है ना, केवल एक लड़का ही सीए नहीं करता, उसके परिवार वाले भी उतना ही एफर्ट लगाते हैं कि कैसे मेरा, हाँ, वो भी एफर्ट लगाता है, समाज सोसाइटी लगाता है, परिवार वाले खासकर लगाते हैं कि कुछ बड़ा करने गया, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। या 2 रोटी कम खा लेगा मगर वहाँ नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कभी 2 रोटी कम खा के पढ़ाई करे। तो हम भी बहुत बढ़िया फैमिली से नहीं थे फाइनेंशियली, जैसे तैसे फादर मदर भाइयों के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़े हैं। और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है छपरा। अगर आप इस बात को देखें, समझे, तो अक्सर ये कहा गया है कि सिविल सर्विसेज में जो एवरेज स्टूडेंट होते थे वो काफ़ी अच्छा कर लेते थे आगे चल के। और यहाँ पे तो ये भी कोई सिविल सर्विसेज और यूपीएससी बीपीएससी से कम नहीं है, उनसे ऊपर ही है। और आपने जैसे कहा था कि ब्यूरोक्रेसी का पावर हाथ में होता है, ये भी उसी लेवल का है। अगर समझने वाली बात
सिर्फ ये है कि हम लोग फील्ड अलग कैसे अलग है, दोनों अपने में टॉप लेवल पे रहते टॉप हैं। लेवल पे आप है। उधर एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए या सीए में जाइए, डॉक्टर में जाइए, सब अपने प्रोफेशन के टॉप चीजें हैं। टॉप लेवल है। हाँ, तो इसमें मोटिवेशन वाली बात है कि अगर आप कहीं किसी स्तर पे आप कहीं पीछे भी रह जाते हैं तो फिर मेहनत करें और फिर जीवन में आगे बढ़ें। अब हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, उन पे हम लोग चले आते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे हमने सोशल मीडिया पे डाला था, यहाँ पे एक बार फिर से सोशल मीडिया का योगदान आया कि सवाल कुछ आए हमारे बीच में। तो कुछ लोगों ने सवाल मेरे पास भेजा है आपके लिए। सुजीत सिंह है राठौर टोला से, इन्होंने ये पूछा है कि कई समाज सेवी जिनकी छवि किसी दूसरी पार्टी की रही है वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट कहीं से भी किसी भी पार्टी से मिल जाए, उन्हें सिर्फ मेन लाभ और लालच सत्ता का है। तो ऐसे में उनके लिए जीतना जो है वो प्रायोरिटी हो जाता है। तो ऐसे राजनीति के ऊपर ये आपका कमेंट चाहते हैं, किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है, और ख़ास करके छपरा की जनता तो बेवकूफ़ नहीं है। मैक्सिमम जो हमारा छपरा का जियोग्राफिकल एरिया है वो शहरी क्षेत्र है, और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, और पार्टियां भी आज के डेट में पहली वाली बातें नहीं हैं। बहुत सारी पार्टियां भी आज के डेट में, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ, एक्टिवली हर एक चीज़ पर नज़र बैठाए रखी है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास कैंडिडेट की कमी है, चाहे पार्टी कोई हो, कि जैसे तैसे को इस पार्टी में टिकट नहीं मिला तो हमारी पार्टी में पैसे के बल पे आके टिकट ले लेंगे। वो सब एक ज़माना गया। हमारे नेताजी, जो हम जिस पार्टी से बिलोंग करते, आरजेडी से करते, हमारे नेताजी भी खुल के कर रहे हैं। जो सबसे बढ़िया करेगा अपने क्षेत्र में, हम उसको, जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल होगा, हम उसको अपना टिकट देने जा रहे हैं। किसी के पैरवी में, किसी के प्रेशर में हम टिकट बांटने नहीं जा रहे हैं। तो सोच तो बदल रही है ना ज़माने के साथ, समय के साथ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि पैसे और बाहुबल के आधार पे आप चुनाव जीत के लेके चले आएंगे। जो बढ़िया कैंडिडेट रहेगा, चाहे जिस पार्टी का हो, छवि अच्छी होनी चाहिए, तभी उसको टिकट मिलेगा, तभी वो जीतेगा। रहा बात वहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला, ये सब चीज़ें अब दाल नहीं गलने वाली है। पार्टियाँ चाहे जो हों, अब ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। और पैसे का घमंड है तो अपने पास रखें। पब्लिक देख चुकी है, और छपरा की जनता तो देख चुकी है कि एक टिकट के लिए लालच में लोग संविधान को भी ताक पर रख देते हैं, और भारतीय कानून को भी कुछ नहीं समझते, तथ्य को छुपा लेते हैं। तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पैसा लगता है पब्लिक का यहाँ पे, और थोड़ा बड़ा पैसे का खेल नहीं होता। और एक चुनाव के बाद बहुत उम्मीद से आपको लेके आया जाता है, और उसमें भी वो पीछे जाके धोखा खा जाए, पब्लिक को अच्छा लगता नहीं है। सुजीत जी को उनका जवाब मिल चुका होगा। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सनी सोनी है साहिबगंज से, इन्होंने ये पूछा है कि कोई भी व्यक्ति पद पर तो आ जाता है, पद पर आने के कुछ समय बाद उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया जाता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे कोई भी पद हो। तो इस पर क्या ऐसा आप टिप्पणी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो क्या ऐसा कारण हो सकता है जब वो लोग अपनी बातों पे टिक नहीं पाते? देखिए, अभी तक हम लोग, क्योंकि काफ़ी एज मेरा भी हो गया, मैं भी जितने दिनों से देख रहा हूँ, सनी जी ने जैसा कहा वैसा ही होते आ रहा है। इनकी बातों में पूरी सच्चाई है। जैसे तैसे इनके प्रकरण पोस्ट पे आ जाते हैं, पोस्ट पे आने के बाद सत्ता का और पावर का दुरुपयोग ही करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। विकास के नाम पे क्या है आप देख सकते हैं सड़कों पे चल के। आज सारा ढाला का किसी ने एक फ़ोटो डाला था, मैंने भी उसका पोस्ट किया है। एक फोटो मोना चौक का, हाँ, मोना, वही मोना, सारा ढाला मोना चौक की बात कर रहा हूँ, कि देख के भयावह स्थिति, पूरा छपरा की परिभाषा बता देता है कि आपने छपरा का क्या विकास किया है, जिसके अंतर्गत भी आता है। मैं ये नहीं जाता कहता कि कोई एक जनप्रतिनिधि, कहीं ना कहीं सबका रोल है। मेयर का भी रोल उतना ही है जितना वार्ड कमिश्नर का रोल है, विधायक जी का भी उतना ही रोल है जितना सांसद जी का रोल है। तो किसी एक को यहाँ पे ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। और रही बात करप्शन, जहाँ पैसा आएगा वहाँ लालच बढ़ जाती है। पैसा जहाँ दिखता है वहाँ लालच बढ़ जाती है। नहीं करना चाहिए ऐसा, और ऐसा चीज़ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। हाँ, एक बार आप बन तो जरूर गए हैं, अगली बार आप बनने के लायक नहीं रहेंगे। और वो भी जब मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि भी ये भी आज सोच के बैठे हैं कि जितना बटोरना है, करना है, कर लो, अगले बार मौका मिले या ना मिले, लोग हाँ, क्या एक कर ये लेगा। भी टेंडेंसी होगी। लेकिन अगर समझदारी इसी में था कि अगर काम करते तो लॉन्ग टर्म का कुछ बन जाता। लकीर ऐसी खिंच के जानी चाहिए कि वर्षों तक याद किया जा सके, और अच्छे बिल्कुल। चीज़ों में और अच्छे कार्यों में। एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसी मोहल्ले आर्यनगर के हैं विश्वजीत जी, उन्होंने पूछा है, अगर आपको टिकट मिले तो आप जीतें और विधायक के रूप में आएं, तो आपका प्लान और विजन क्या रहेगा, प्रायोरिटी क्या रहेगी, किन किन क्षेत्रों में? देखिए, विश्वजीत तो अपने भाई जैसे हैं,
पर्सनली बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते भी हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया, बात किया उन्होंने विज़न की कि आपका क्या विज़न है, आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, हमारा जो छपरा है ना, बहुत पुरानी सभ्यता है यहाँ की, कोई नया छपरा तो बसा नहीं है, बहुत पुराना है। मगर जो छपरा को विकास चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि वैसा किसी का विज़न नहीं था, वैसा किसी का सोच नहीं था। मैं बार बार कई इंटरव्यू में भी बात करता हूँ कि सबसे पहले एक मास्टर प्लान होना चाहिए। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए। जैसे आज हम मकान बनाने चलते हैं तो सबसे पहले एक नक्शा बनाते हैं कि सीढ़ी घर कहाँ होगा, पूजा घर कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, डाइनिंग हॉल कहाँ होगा, बाकी चीज़ें कहाँ कैसे व्यवस्थित होंगी। अगर वैसा चीज़ नहीं होता तो आप देखेंगे जब मकान आप बनाने चलोगे जैसे तैसे कुछ भी बना लोगे, जब बनने के बाद तैयार होगा तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, आपको उसमें संतोष नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगी। तो आज तक मैंने छपरा में यही एनालिसिस किया कि आज तक जितने भी राजनेता आए कभी उन्होंने मास्टर प्लान पे काम नहीं किया। सड़कें बन जाती है, उसके कुछ दिन बाद उसमें पानी का पाइप डाला जाता है, बिजली के तार डाले जाते हैं, इंटरनेट का केबल डाला जाता है, फिर से वही ढाक के 3 पात हो जाता है। जैसी सड़कें थी उससे भी दुर्दशा हो जाती है, बुरा हाल तो है ही। तो सबसे ज़रूरत है मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हर एक शहर का हर एक कोना अभी काम करने की ज़रूरत है और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जैसे नहीं कि कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो, कुछ वो कर लो। अभी तक मैंने एनालाइज किया, सड़कें भी बनती हैं तो उस पर चिप्पी साटी जाती हैं, कोई क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। सड़कें कोई बनती हैं स्टैंडर्ड तो से, नाला टूटता है, हाँ, और नाला टूटता है तो सड़कें नहीं और बनती। मैं देखता हूँ जितनी स्लैब बनती है नाला के ऊपर, कोई उनका स्टैंडर्ड नहीं है बनाने का, कोई तरीका नहीं है उसको लगाना कैसे है। जब नाला सफाई होगा 2-4-6 महीने में वो पत्थर टूटना ही टूटना है। और देखता है कि कचरा उठा करके नाले का जो गंदगी है निकाल करके रोड पे रखा जाता है कि 2-3 दिन बाद उठा लिया जाएगा। देश दुनिया इतना विकसित हो गया और आपके पास एक टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हाथ के हाथ उस कचरा को उठा लें। पता चलता कल के बारिश हुई फिर सारा कचरा उठ फिर से नाली में चला गया। वही होता ही है। और आज बारिश का मौसम आ गया और हमारे शहर की स्थिति यह है कि जहाँ तहाँ सफाई थोड़ी बहुत दिख रही है कि नाले को सफाई कराया जा रहा है, और अभी तुरंत 2 घंटे में बारिश होगा और फिर सारा कचरा उसी में चला जाएगा। तो आपके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाथ के हाथ उसे उठा लिया जाए। सबसे बड़ी बात, अभी देखिए बरसात का सीजन हमारा शुरू होने जा रहा है। ड्रेनेज का सबसे बड़ा चीज़ बना हुआ था कभी बहुत पुराने ज़माने से हमारा खनुआ नाला, मतलब कि वो तो कुबेर का खजाना बन गया किसी के लिए। खोदते जाओ जो निकालते जाओ, कचरा निकल रहा, वहाँ से पैसे निकल रहे हैं, तो काम कंप्लीट होने का नाम नहीं रहा। और जब तक खनुआ नाला सही से ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करेगा तब तक शहर का ड्रेनेज सुधरेगा नहीं। ड्रेनेज नहीं सुधरेगा, साफ सफाई नहीं होगी। तो इस पर कोई देखने वाला है ही नहीं, पूछने वाला है ही नहीं। चीज़ें तो इसके बदलनी पीछे चाहिए। जैसे मेरा पर्सनल सवाल है कि इसके पीछे कहाँ कमी आ रही है? डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ पा रहा है जो सिस्टम को बदल सके? क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है कि लोग चले जाते हैं लेकिन कहते हैं कि का करे के जो पहले से चलल होता वो वही पे हमनियों के काम करते नहीं सर। तो आखिर कहाँ पे कमी आ रही है? आपके अंदर पावर तो आ गया बट आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जनता तो बहुत उम्मीद से किसी को अपना नेता चुन रही है, बहुत उम्मीद से चुन रही है। और हम क्या है कि उस नेता बनने के बाद हमारा सोच वैसा रहा ही नहीं, होता ही नहीं। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झेलना जनता को ही होती है। तो यहाँ विज़न की कमी है, सोच की कमी है। सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत है। ड्रास्टिक चेंजेस के मतलब कि एक छोटा चेंजेस नहीं, पूरे बड़े लेवल पे चीज़ों को पढ़ने को पलटना होगा, बिल्कुल सोच को बड़ी करनी होगी। आप देखिए शहर में सड़क की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है, कचरा की समस्या है, कई सारी समस्याएं हैं। और अगर इन पे अगर एक बढ़िया डिसीजन मेकर नहीं आएगा, उस तरीके से काम करने वाले, कुछ चीज़ें डीएम साहब ने की भी हैं अपने हाँ, स्तर पे। अच्छा लगता है। हाँ, डीएम कुछ साहब का चीज़ें ये अपने बहुत लेवल अच्छा से कर लगता रहे है। हैं, हाँ, तो वो सही लग रहा है। बट बाकी जो अथॉरिटी है उनके पास जो पावर है, मुझे लगता है कि एक वार्ड कमिश्नर के पास भी अच्छा खासा उसके लेवल का पावर होता है, एक मेयर के पास उसके लेवल का पावर होता है, विधायक के पास अलग लेवल का पावर होता है। तो अगर सब कोई सम्मिलित रूप से प्रयास करे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोच की कमी है और दूरदर्शिता की कमी है। सबसे बड़ी बात, हम अगर जब तक सोचेंगे नहीं कि हमें चीज़ों को ठीक करना है, हम तो यहाँ सोच रहे हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना लें। मैं देखता हूँ सफाई एजेंसी सुपरवाइज़र को रखी हुई है और साथ में म्यूनिसिपैलिटी का जिम्मेदार भी है। अब एक कूड़ा उठाने में अब टीम लीडर, मैनेजर, उसके ऊपर के लिए सीएफओ, सीए और ये सब चीज़ों की क्या जरूरत है भाई? सही बात है। बहुत सारे जो मतलब एक लेयर्स कूड़ा उठाने के लिए लेयर बना लिया गया है। क्यों बनाया गया लेयर?
ये सब चीज़ माइक पे क्या बोले, नहीं, सही जनता बात। समझदार है, चीज़ें बदलनी चाहिए वहाँ पे, तो वो दिखता नहीं है लोगों को। नहीं, इस पे बात होनी ज़रूरी भी है और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी इस बात को एनालाइज करें कि बात कितना होना ज़रूरी है। हम लोग जितना बातें करेंगे कहीं ना कहीं से बातें निकलेंगी भी। उम्मीद इसी इसी उम्मीद पे हम लोग बैठे भी छोटी हैं। सी चीज़ बताता हूँ, जब भी वो शहर की सफाई होती थी तो कभी 40 लाख रुपए में टेंडर होता था और सफाई भी हो जाता था, कमोबेश सफाई हो जाता था। आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली। इस मेयर के पहले पूर्व मेयर जो भी थे, उन्होंने सिस्टम को बदला, कहा कि हम इंदौर की सफाई एजेंसी को लेके आएंगे और हमारा शहर इंदौर जैसा सफाई दिखेगा, बहुत उम्मीद के साथ, और उनका बजट शायद दुगना या तिगना कर दिया गया। कमोबेश जनसंख्या बढ़ गया ज़्यादा, शहर का परिसीमन ज़्यादा बदल गया, और हमें लगता है प्रति व्यक्ति जो कूड़ा पहले निकलता था उसमें 2-4-5%, 10% इजाफा हुआ होगा, यही हुआ होगा, मगर बजट दुगना तिगुना कर दिया गया, और सफाई जो पहले था उससे भी आज ज़्यादा दुर्दशा हो रखा है। और समय के साथ चीज़ों को और तेज़ी से बदलना चाहिए, तो और डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उसके भी नीचे चले गए हैं। तो चीज़ें एनालिसिस करो तो पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं, और यहाँ मुझे लगता है कि क्या बोलें, बहुत दर्द होता है चीज़ों से। एक चीज़ और समझ में आती है कि जब आपके पास पावर है तो उसका उपयोग आपको पूरी तरह से 99% समाज के लिए करना चाहिए। जी हाँ। अपने लिए ये पावर गेन करना एक बहुत बड़ा बेईमानी हो जाएगा समाज के साथ। और इस पे तो खैर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। फिलहाल एक आखिरी सवाल है जो हमारे श्रोताओं की तरफ से आया है, दर्शकों की तरफ से आया है। एक अहम सवाल है, ये जातिगत राजनीति के ऊपर है, क्योंकि जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, वैश्य समाज से, छपरा की राजनीति की धुरी कह सकते हैं वैश्य समाज को, एक बड़ा योगदान होता है किसी को सीट मतलब सत्ता दिलाने में। आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी वैश्य समाज और आपकी पार्टी ये काफ़ी मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं शुरू से ही, तो आप कैसे अपने लोगों को कन्विंस करेंगे? क्योंकि एक और ये एक सवाल और इसमें है कि आप बाकी जातियों को लेके कैसे चलेंगे? देखिए, पहले अब जाति पे ही बात कर लेते हैं। हमारी पार्टी जो जाति की बात कर रही है मेल नहीं खाती है। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 में, 12 लोगों को, 12 वैश्यों को टिकट दिया था उन्होंने विधायक का, जिसमें से 5 विधायक हमारे जीत के आए थे। तो ऐसा आप मुहर नहीं लगा सकते कि हम वैश्यों की पार्टी आरजेडी नहीं है। आरजेडी A to Z की पार्टी है, सभी समुदाय, सभी जात पात के लोगों को वो अपना टिकट देने का काम करती है, उनको भी अपने पार्टी में सम्मिलित करती है और बड़ा से बड़ा पोस्ट भी देती है। हमारे पार्टी के जो बहुत एक मुख्य पोस्ट होता है अध्यक्ष का और प्रधान महासचिव का, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी वैसे समाज से आते हैं, जो मोरवा के विधायक भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी वैसे की पार्टी नहीं है। रही बात छपरा की राजनीति में वैसे का योगदान, हाँ, छपरा हमारा वैसे बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे जब भी पिछले कई चुनावों में देखा गया, विधायक का चुनाव हो तो, मेयर का चुनाव हो तो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो तो, यहाँ पे वैश्य से ज़्यादा लोग जीत के आए हैं। तो यहाँ वैश्य क्या ही ज़्यादा जहाँ संख्या होगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ से ज़्यादा लोग परसेंटेज वोटिंग भी होगा और वहाँ के लोग जीत के भी आएंगे। पार्टियाँ भी देख रही हैं, जाति समीकरण तो हर एक पार्टियाँ देखती हैं। वैश्यों में भी कई उपजातियाँ हैं, कोई तेली है, कोई सुनार है, कोई कानू है। जैसे कि छपरा में देखा जाता है कि तेली और सुनार लगभग 30-30 हज़ार के बराबर हैं। तो हर एक पार्टियाँ चाहती हैं कि इन समुदाय से अगर टिकट देते हैं तो उन लोगों के पास जीत की श्योरिटी बढ़ जाएगी। मगर ये तो कॉमन बातें होंगी, अब बात हम थोड़ी अपनी करेंगे। यहाँ की जनता, मैंने शुरू में बोला कि बहुत समझदार है, शिक्षित है। जात पात के पीछे भाग के देख ली कि शहर का विकास क्या हुआ। जो हमारे माननीय अभी विधायक हैं, जातीय समीकरण के कारण जीत तो गए, पर विकास क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। तो हमें अब क्या करना होगा, जात पात से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना होगा। जो सबसे ज़्यादा काबिल है, जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ छवि का है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो सबसे ज़्यादा विजनरी है, जिसके पास विज़न होना चाहिए कि हम चीज़ों को बदल सकते हैं और कर भी सकते हैं, और युवा सोच होना ज़रूरी है। क्योंकि युवा होगा तो वाकई उसके अंदर एनर्जी भी होगा, और एनर्जी अगर सही डायरेक्शन में वो लगा देगा तो कुछ अच्छा करेगा ही करेगा। और अब की बार ये चुनाव जो होने जा रहा है, हम देखेंगे और वादा भी करते हैं कि हाँ, यहाँ की जनता अपने समझदारी का बहुत बड़ा परिचय देने जा रही है। जात पात से उठ के, पार्टी परिचय से उठ के
एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएगी, अगर वाकई विकास चाहती है तो। क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो जनता भी है ना, कि जैसा हम बीज डालेंगे वैसा फल होगा। तो चीज़ अब की बार सोचने की चीज़ है, जात पात से थोड़ा उठ जाइए, अच्छे को लेके आइए, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा आपको, इसका मैं भरोसा देता हूँ, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी क्या कहें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर दिए, तो सब लोग कहते चले आए, और क्या किया, और ढाक के वही 3 पात। तो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाना है, भरोसा तो दिखाना होगा, भरोसा दिखाना होगा। बिल्कुल भरोसा दिखाना होगा, और भरोसे पे हम सब इनके ऊपर उम्मीद लगा सकते हैं, पूरा छपरा इनके ऊपर उम्मीद लगा सकता है कि कैसे खरे उतर सकते हैं। ये सवाल था रोशन जायसवाल का, ये बैंक कॉलोनी से इन्होंने मैसेज भेजा था। थैंक यू रोशन, अच्छा क्वेश्चन। तो कई सारे सवाल आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि हम लोग आपके साथ 1-2 एपिसोड और कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल समय की कमी है। आज का एपिसोड के लिए हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, और जाते-जाते आपकी तरफ से एक संदेश लेंगे लोगों के लिए। आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे छपरावासियों को? बहुत सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में मैंने कह दी हैं, बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं। छपरा के लोग वाकई अब की बार अपनी क्षमता का, अपने इंटेलेक्चुअल का परिचय देंगे, और विकास अब प्रायोरिटी होगी उनकी। तो छपरा की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जो काबिल है उसके पीछे भागिए, काबिल बनो, और काबिलियत के पीछे भागेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, और लोग आपसे जुड़ना चाहें, कुछ आपसे मदद लेना चाहें, या फिर आपसे कुछ बोलना चाहें, पूछना चाहें, तो फिर कैसे, क्या माध्यम है? देखिए, मैं पीछे 15 सालों से छपरा में अपना प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ एज सीए का। कभी भी मेरे से जुड़े लोग, जितने लोग हैं, चाहे जो जुड़े भी नहीं है, बहुत आसानी से मुझे एक्सेस कर लेते हैं। मैं इजी टू अवेलेबल सबके लिए रहता हूँ। कभी भी हमारा केबिन होता है, कभी बंद नहीं होता, कभी मेरा फ़ोन बंद नहीं होता। तो पब्लिकली सारे लोगों के पास हमारा संपर्क है, और कोई भी हमसे ईजिली एक्सेस कर सकता है हमें, और कभी भी याद कर सकता है। और ये भाई हमेशा आपके हर एक सुख हर दुख में खड़ा मिलेगा, और पहली पंक्ति में मिलेगा। चलिए, इस बहुत ही अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, अमित भैया, क्योंकि आप स्टूडियो में आए, और रेडियो मयूर इसी मोहल्ले में है जिस मोहल्ले से सीए अमित कुमार जी निकल गए हैं, और आज भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने घर के लोग घर में वापस आते हैं, बातचीत होती है। तो आज के इस बातचीत के लिए श्रोताओं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पूरे एपिसोड को सुना, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, पुरानी बातें याद करने के लिए, और धन्यवाद आपको। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले किसी अन्य अतिथि के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मयूर, और देखते रहिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। और इसी के साथ आज के लिए नमस्कार।